एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज मैं आपके लिए 16 एवरी डिटेल काउंट्स नाम की एक तमिल फिल्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये फिल्म 26 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 8.3 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 84% लोगों ने लाइक किया है। ये एक सस्पेंस मूवी है जो कि एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। इस फिल्म का नाम सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि इस फिल्म की हर एक बारीक हरकत किसी न किसी हादसे से जुड़ी हुई है। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आप इस मर्डर मिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको हर एक बारीकी पर ध्यान देना होगा। कहानी की शुरुआत एक बरसाती रात से होती है जहां एक इंसान मास्क पहनकर गाड़ी से निकलता है। ये इंसान एक कपल के घर में जाता है और वहां जाकर उनकी जान ले लेता है। इस कहानी को हम दीपक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की आवाज में सुनेंगे। उस वक्त ये इस केस के इंचार्ज थे और ये केस उनका आखिरी केस था, लेकिन इस केस ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है 5 साल बाद ऊटी में, जहाँ दीपक अपने घर में अकेले रहते हैं और उनकी बीवी की मौत हो चुकी है। उनके घर की रेनोवेशन का काम चल रहा है। अभी वो मजदूरों से काम करवा ही रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें रजैया नाम के अपने एक कलीग की कॉल आती है। वो दीपक को अपनी एक प्रॉब्लम बताते हैं। वो कहते हैं कि उनका बेटा IPS बनना चाहता है। उनके बेटे का नाम गुरु है और गुरु पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार है, लेकिन वो समझते हैं कि पुलिस की नौकरी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि दीपक जॉब के दौरान रजैया के सीनियर हुआ करते थे, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो गुरु को मनाएं ताकि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन ना करे। दीपक को पहले तो ये काम काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो रजैया से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो गुरु को उनके घर भेज सकते हैं। ये सुनने के बाद रजैया चैन की सांस लेता है। वो दीपक से कहता है कि वो अपने बेटे गुरु को जल्द ही उनके घर भेज देगा। दीपक अभी भी घर की रेनोवेशन के काम में लगा हुआ है कि तभी अचानक से एक हाथ उसके कंधे को छूता है। वो अपनी घड़ी देखता है और उसे ये लगता है कि गुरु आ चुका है और वो वक्त का काफी ज्यादा पाबंद है। वो दोनों सबसे पहले बैठकर इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि आखिर गुरु को पुलिस फोर्स ज्वाइन क्यों करनी है। इस बारे में बात करते करते बात रजैया और दीपक के आखिरी केस पर आती है। इस बारे में बात करते करते अचानक गुरु ये नोटिस करता है कि दीपक लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। गुरु दीपक से बिना झिझके इस बारे में सवाल करते हैं और दीपक कहते हैं कि ये उनकी आखिरी जॉब का तोहफा है। केस के बारे में बात करते करते हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये बात 23 जुलाई 2016 की है, जब मेल्विन, फेबियन और मनोज नाम के 3 लड़के कार में जा रहे थे। ये वही बरसाती रात थी और अचानक से एक इंसान उन तीनों की गाड़ी के आगे आ जाता है। उस इंसान को टक्कर इतनी जोर से लगती है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तीनों यहाँ वहाँ देखते हैं और जब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो उस इंसान को उठाकर अपनी डिक्की में डाल लेते हैं। तीनों की इस बात को लेकर भारी बहस होती है। पहले वो इस बारे में बात करते हैं कि वो पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन आखिर में वो ये फैसला लेते हैं कि वो इस बॉडी के साथ साथ इस गाड़ी को भी डिस्पोज कर लेंगे। वो तीनों डिक्की में लाश लेकर जब बहुत तेज रफ्तार के साथ गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में उन्हें ट्रैफिक पुलिस रोक लेते हैं। अभी वो उन्हें डिक्की खोलकर दिखाने के लिए कहते ही हैं कि तभी उनमें से एक उस पर हमला कर देता है। वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को काफी बुरी तरह से मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वो लोग ये बात जानते थे कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उन लोगों की गाड़ी का नंबर तो नोट कर ही लिया होगा, इसीलिए हो ना हो 2-3 दिनों में वो लोग ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनके पास 2-3 दिन थे और इतना वक्त उन लोगों को काफी लगा। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है फिल्म की शुरुआत वाले सीन पर, जहाँ पर एक इंसान ने एक कपल की हत्या कर दी थी। इसके बाद से हमें सारी की सारी घटनाएं उसी क्रम में दिखाई जाती हैं। मर्डर की अगली सुबह हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दीपक पुलिस स्टेशन में ठीक 9 बजे आते हैं। अभी दीपक और रजैया ने अपने दिन की शुरुआत की ही थी कि तभी वहां पर एक पेपर डिलीवरी बॉय बहुत ही घबराते हुए पहुंचता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि उसने रात को सड़क पे एक लाश देखी थी। उस इंसान को शूट किया गया था और वो एक व्हाइट कलर की गाड़ी के पास पड़ा था। वो पेपर डिलीवरी बॉय की बातों को सीरियसली लेते हैं और उसकी रिपोर्ट को दर्ज करके उसे घर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन पेपर डिलीवरी बॉय जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो पुलिस वालों से कहता है कि उसने उसी व्हाइट कार को देखा है जो उसने रात को देखी थी। रजैया उसकी बातों पर हंसने लगता है और उससे कहता है कि शहर में वैसी बहुत सी सफेद गाड़ियां होंगी और ये हो ही नहीं सकता कि ये वही गाड़ी हो। इतना कहकर वो वहां से पेपर डिलीवरी बॉय को जाने के लिए कहते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। इस केस की छानबीन करने के लिए जब दीपक साइट पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात गौतम से होती है। गौतम एक न्यू ज्वाइनी है और वो काफी जोशीला है। जिस तरह से वो दीपक को केस की डिटेल्स बताता है, दीपक समझ जाता है कि गौतम काफी काबिल है, इसीलिए वो उसे इस केस में शामिल कर लेता है। वो तीनों लड़के जिन्होंने रात को एक इंसान का एक्सीडेंट कर दिया था, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट आई थी। इसीलिए दीपक जब अपनी टीम के साथ उनके घर जाता है तो वो उनके चेहरे देखकर समझ जाता है कि उन लोगों के साथ कुछ गलत जरूर है।
उनके हाव भाव देखकर दीपक उनके पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन घर में से कुछ भी बरामद नहीं होता। आखिर में जब वो उनकी कार की डिक्की खुलवाता है तो कार की डिक्की भी बिल्कुल खाली थी। इसके बाद से तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि लाश वहां से आखिर गई कहाँ। इसके बाद सीन उस घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पर एक कपल की मौत हुई थी। दीपक और उसकी टीम जब उस घर में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें दीवार पर लगा हुआ खून दिखाई देता है। इस कंप्लेंट को वैष्णवी नाम की एक लड़की ने दर्ज कराया था, जो कि श्रुति की दोस्त थी। श्रुति वो लड़की थी जिसका ये घर था, लेकिन श्रुति इस वक्त अपने घर से गायब थी और दीवार पे लगा हुआ खून उसका नहीं था। सब लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि श्रुति और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर थे, लेकिन किसी ने आकर उन दोनों को या तो जान से मार दिया या फिर किडनैप कर लिया है। इसी बीच दीपक को यह पता चलता है कि श्रुति ने पिछले ही कल एक इंसान के लिए ईव टीजिंग का केस रिपोर्ट करवाया था, और इसी के साथ कहानी में मनो नाम का एक नया किरदार जुड़ जाता है। मनो वो इंसान था जिसने श्रुति को छेड़ा था और इसीलिए उसने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दीपक को ये सारे के सारे केस एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, क्योंकि जिस इलाके में श्रुति को छेड़ा गया था फेबियन का घर वहीं पर था। दीपक एक बार फिर से फेबियन के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि ये तीनों दोस्तों के साथ साथ पेपर बॉय भी वहीं पर है। और जैसे ही दीपक और उसकी टीम वहाँ पर आते हैं, वो चारों उन्हें देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। श्रुति के पड़ोसियों से बात करने के बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि श्रुति का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो उसके घर अक्सर आया जाया करता था। श्रुति की बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग फोटो शूट कर रहे थे। उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हें ये कह के पकड़ लेता है कि रेजिडेंशियल एरिया में शूटिंग करना मना है। दीपक उनके कैमरा को अपने पास रख लेता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद ये इस केस में काम आ सकता है। दीपक कैमरा लेके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं कि तभी वहां पर उन्हें एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब दीपक उनसे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा रात से गायब है, और जब वो उन्हें उसकी फोटो दिखाते हैं तो वो ये समझ जाते हैं कि जिस इंसान की गोली मारकर हत्या हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि उस इंसान का बेटा क्रिश था। ये सुनते ही क्रिश के पिता फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि क्रिश उनका इकलौता ही बेटा था और उन्हें नहीं पता कि वो उसके बिना किस तरह से जीने वाले हैं। दीपक अपना काम खत्म करके रात के 9 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि कोई 6 बजे से उनका वेट कर रहा था। जिन लड़कों का कैमरा दीपक के पास था वो उसके घर आना चाहते थे, क्योंकि उस कैमरा में उनका एक प्रोजेक्ट था और उसी को सबमिट करवाने के लिए उन्हें वो कैमरा वापस चाहिए था। दीपक इस बात की तसल्ली करना चाहते थे कि उन्होंने उस कैमरा में कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं किया था। ये बात कंफर्म करने के लिए जब वो उस कैमरा की फुटेजेस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैष्णवी अक्सर में सुबह नहीं बल्कि रात को ही घर पहुंच गई थी, क्योंकि वैष्णवी के बयान के अनुसार वो श्रुति के घर 6 बजे पहुंची थी, लेकिन असलियत तो ये थी कि पिछली रात 10 बजे के बाद वो वहीं पर थी। दीपक अब गौतम को कॉल लगाते हैं और उन्हें वैष्णवी के बारे में पता करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो वैष्णवी के घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैष्णवी अपने काम के लिए निकल गई है। अब कहानी में हमें एक दिलचस्प बात पता चलती है कि पेपर बॉय ने उन तीनों लड़कों को एक्सीडेंट करते हुए देख लिया था। इसीलिए पुलिस वाले उस रोज जब मेलविन के घर पहुंचे तो पेपर बॉय उन लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। मेलविन अब इन सब बातों से परेशान हो चुका था, इसीलिए वो दीपक के पास जाकर सब कन्फेस कर देता है। दीपक ये सब सुनने के बाद मेलविन को इस बात का दिलासा देता है कि पेपर बॉय आज के बाद उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। दीपक इस केस को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए उनके पास बस एक थियोरी है। उनकी थ्योरी के अनुसार श्रुति जब अपने बॉयफ्रेंड क्रिश के साथ अपना बर्थडे मना रही थी तो वहां पर किलर आया था। उस वक्त वहां पर वैष्णवी का बॉयफ्रेंड भी रहा होगा, जिसे जख्मी करके वो वैष्णवी और क्रिश को अपनी कार में ले गया होगा। किलर ने क्रिश को जान से मार दिया होगा और वो श्रुति को अपने साथ ले गया होगा, और जिस इंसान का उन तीनों लड़कों ने एक्सीडेंट किया था वो वैष्णवी का बॉयफ्रेंड रहा होगा, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। उस रात दीपक और गौतम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके अकॉर्डिंग उस व्हाइट कार की डिक्की में से किसी को पॉन्ड में कुछ फेंकते हुए देखा गया था। इसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए जब वो लोग उस व्हाइट कार का पीछा कर रहे थे तो उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे के बाद दीपक बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनकी टांग की जगह एक नकली टांग लगा दी जाती है। ये केस न्यूज पर काफी ज्यादा प्रचलित था। न्यूज़पेपर और मीडिया का ये मानना था कि श्रुति बहुत दिनों से मिसिंग थी। क्रिश की लाश पार्क से बरामद होती है और उस पूरे हादसे के लिए मनो नाम के उस इंसान को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके खिलाफ ईव टीजिंग का वो केस रजिस्टर हुआ था। पुलिस आज भी मनो और श्रुति की तलाश में थी, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। अपनी कहानी खत्म होने के बाद दीपक बहुत भावुक हो जाते हैं। वो गुरु को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं और खुद अपने कमरे में चले जाते हैं। दीपक जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं उन्हें रजाइया की कॉल आती है। इससे पहले कि दीपक कुछ कहते, रजाइया दीपक से माफी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि उनका बेटा आज उनसे मिलने नहीं आ पाया। दीपक अब अचानक से हैरान हो जाते हैं और ड्रॉर में से अपनी गन निकालकर बाहर जाते हैं।
गुरु बने हुए उस इंसान को वो गन दिखाकर कहते हैं कि आखिर वो इंसान है कौन। वो इंसान दीपक से कहता है कि वो क्रिश का भाई है और वो दीपक से उसकी मौत का बदला चाहता है। इस पर दीपक उस इंसान से कहता है कि इस केस ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी, इसीलिए इस केस की एक एक डिटेल उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद है। उन्हें आज भी याद है जब पुलिस स्टेशन में क्रिश के पिता ने कहा था कि क्रिश उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए हो ही नहीं सकता कि वो क्रिश का भाई हो। वो इंसान दीपक के सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन दीपक से कहता है कि वो किलर को हमेशा से जानता था। वो बस उससे ये जानना चाहता है कि आज तक उसने किलर का नाम सबसे छुपा कर क्यों रखा। इसके बाद हमें उस वक्त का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दीपक हॉस्पिटल में एडमिट थे। वैष्णवी उनसे मिलने आई थी और वो पूरे हादसे का कन्फेशन अब उनके सामने करती है। असल में उस रात वैष्णवी जब श्रुति के घर पहुंची थी तो रात के 10 बज रहे थे। उसके पास उस घर की दूसरी चाबी थी, इसीलिए वो जैसे ही चाबी से दरवाजा खोलने लगती है वो देखती है कि वहां पर 2 लड़के खड़े हैं। जब वो उन लड़कों से उनकी पहचान पूछती है तो वो उसे अपना नाम क्रिश और प्रेम बताते हैं। वैष्णवी को ये लगता है कि वो श्रुति के दोस्त हैं और वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, इसीलिए वो उन दोनों को घर के अंदर ले आती है। बातों ही बातों में वो उन दोनों को बताती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए श्रुति का बॉयफ्रेंड राजीव भी यहाँ पर आ रहा है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। श्रुति अब तक बाथरूम में थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो वैष्णवी से पूछती है कि उसने उन दोनों को अंदर कैसे आने दिया। इससे पहले कि वैष्णवी कुछ बोल पाती, क्रिश श्रुति से बात करना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर उसने गलत किया था। क्रिश ने अपना नाम मनु बताया था, जो कि उसका झूठा नाम था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कोई दिक्कत ना हो। अब वो श्रुति के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ सोना चाहता है। इसी बीच राजीव वहां पर आ जाता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो राजीव को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। श्रुति अब क्रिश के ऊपर चाकू से वार करती है और दीवार पर जो खून था वो और किसी का नहीं बल्कि क्रिश का ही था। क्रिश इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो श्रुति का रेप करता है और साथ में उसकी वीडियो भी बनाता है। क्योंकि क्रिश के पास श्रुति की वीडियो भी है, इसीलिए अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो प्रेम से कहता है कि श्रुति की जिंदगी अब उन दोनों के ही हाथों में है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही ले जाते हैं और व्हाइट कलर की कार में प्रेम उसका रेप करने लगता है। राजीव किसी तरह से अपने आप को उठाता है और वहां जाकर क्रिश से झगड़ा करने लगता है। क्रिश इससे पहले कि गाड़ी में से अपनी गन निकालता, राजीव उसे शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। प्रेम जैसे ही गोलियों की आवाज सुनता है वो वहां से भागने लगता है, लेकिन अभी वो थोड़ी ही आगे गया था कि तभी उन तीनों लड़कों की गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राजीव उस एक्सीडेंट को अपनी आंखों के सामने ही होता हुआ देखता है और वो तीनों जैसे ही प्रेम की लाश को उठाकर डिक्की में डालने लगते हैं, राजीव उस व्हाइट कलर की गाड़ी के साथ उनका घर तक पीछा करता है। जैसे ही वो तीनों घर के अंदर चले जाते हैं, राजीव बड़ी ही चालाकी के साथ उस लाश को उठाकर अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लेता है। राजीव अब श्रुति की हालत देखता है जो कि बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो वैष्णवी को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो दोनों ही उसके साथ नासिक जा रही हैं। वो वैष्णवी को कहता है कि आज के रोज वो और श्रुति यहीं पर रहेंगे और कल शाम को 10 बजे वैष्णवी को उन्हें मिलना होगा और वो तीनों यहाँ से नासिक के लिए निकल जाएंगे। इसके बाद वैष्णवी दीपक से कहती है कि अगर उसे उनकी कहानी पर भरोसा ना हो तो वो इस फोन में बनी हुई वीडियो को देख सकते हैं। दीपक की कहानी जैसे ही खत्म होती है वो इस इंसान से सवाल करता है कि आखिर वो कौन है। इस पर वो इंसान फोन में गौतम की फोटो दिखाता है। गौतम की फोटो देखकर दीपक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद गौतम दीपक से कहता है कि उस रोज एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी तो बदली ही थी, लेकिन गौतम की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक्सीडेंट के बाद दीपक की टांग बदली गई थी, लेकिन गौतम का फेस पूरी तरह से जल चुका था और वो पूरे 5 साल कोमा में था। 5 साल के कोमा के बाद जब वो उठा तो वो जानना चाहता था कि आखिर इस केस में असली किलर कौन है, क्योंकि उसका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि किलर कोई मनो नाम का इंसान है। उसने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया और किलर का पता लगाया। 10 रोज पहले जब वो दीपक से मिलने उसके घर आया था तो उसने देखा कि वो किसी के साथ था। गौतम का ये देखकर खून खौल गया कि उसके साथ और कोई नहीं बल्कि राजीव था और राजीव वही इंसान था जिसको उसने उस रोज गाड़ी में देखा था। गौतम अब अपनी जेब में से गन निकालता है और उसे दीपक की तरफ तान देता है। वो उससे कहता है कि वो सच जानना चाहता है कि आखिर उसने इस खूनी को बचाया क्यों। आसपास काम कर रहे वर्कर्स जैसे ही ये देखते हैं वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि राजीव श्रुति से बहुत प्यार करता था और उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए ही वो वहां पर आया था। राजीव और कोई नहीं बल्कि दीपक का बेटा था। वो दीपक को उस रोज सरप्राइज देना चाहता था और वो चाहता था कि वो श्रुति से मिलने के बाद सीधा अपने पिता के पास जाए। यह हादसा होने के बाद उसने अपने पिता को बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दीपक का फोन उस रोज बंद था।
उस रोज जब पेपर बॉय ने पुलिस स्टेशन के बाहर एक व्हाइट कलर की गाड़ी देखी थी, वो और किसी की नहीं बल्कि राजीव की ही गाड़ी थी। रात को काम करके जब दीपक घर पहुंचा था तो उसके घर के बाहर और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का बेटा उसका इंतजार कर रहा था। उस रोज तालाब में राजीव ने जिस लाश को गिराया था वो प्रेम की लाश थी और उसके बाद गौतम और दीपक दोनों ही उसका गाड़ी में पीछा कर रहे थे। दीपक ने अपने बेटे राजीव का चेहरा देख लिया था और साथ ही गौतम ने भी उसका चेहरा पहचान लिया था। जैसे ही दीपक अपने मुंह से कहता है कि राजीव और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है, गौतम उस पर गोली चला देता है। दीपक की वहीं पर मौत हो जाती है और इसके साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म को देखते वक्त जो मैंने सबसे बड़ी बात नोटिस की वो ये थी कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, जो आई गेस हर सस्पेंस स्टोरी के साथ होता है। लेकिन कहानी जैसे ही आखिर के 45 मिनट पर आती है, आपका दिमाग जोर पकड़ना शुरू करेगा। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जब भी आप ये फिल्म देखें, शुरुआत की बारीकियों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि आखिर में जाकर वो सब आपके काम आने वाला है। कहानी में हर चीज़ काफ़ी अच्छे से बुनी गई थी, लेकिन ये चीज़ कि राजीव दीपक का ही बेटा है, ये काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस बन जाता है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको इस कहानी को देखकर कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।